हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं जो पश्चिमी एशिया में जो खाड़ी देश हैं उनमें जो अस्थिरता अभी 28 फरवरी से और ज़्यादा मात्रा में जो फैली हुई थी, वह 2 सप्ताह के लिए सीज़ फायर मुख्य रूप से या सीज़ फायर की तरफ गया था। यह पूरी बात आपको पता होगा कि इस्लामाबाद अर्थात पाकिस्तान के द्वारा मध्यस्थता की गई थी और उस मध्यस्थता में ईरान के प्रतिनिधि और यूएसए के प्रतिनिधि वहां पे पहुंचे थे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिन पॉइंट पे सहमति बन चुकी थी, लेकिन एकाध पॉइंट जैसे परमाणु क्षेत्र से लेके यूरेनियम क्षेत्र से लेके यह एकाध पॉइंट ऐसा था जिसको लेके और सिक्योरिटी से लेके सुरक्षा से लेके यह सभी चीज़ों पे सहमति नहीं बन पाई। और उधर इजराइल के द्वारा जो अंधाधुंध लेबनान पे फायरिंग की जा रही थी, अटैक किए जा रहे थे, जिसमें मिलिटेंट्स के साथ साथ जो है आपको दिखाई देगा कि आम नागरिक भी मारे जा रहे थे, उसको लेके आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे समझौता नहीं हो पाया। और समझौता नहीं हो पाया, दोनों प्रतिनिधि अपने देश को चले गए। अब आपको पता है कि जब समझौता नहीं हो पाया तो फिर ईरान क्या करेगा, एक्टिव मूड में रहेगा। कहाँ पे? तो आपको दिखाई देगा कि हॉर्मुज स्टेट में, जैसे पहले था। अब यह हॉर्मुज स्टेट में फिर एक्टिव होगा तो क्या होगा, आवागमन बाधित होगा, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मुख्य रूप से बाधाएं आएंगी, सप्लाई चेन बाधित होगी। अब सप्लाई चेन बाधित होगी तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी कि सप्लाई चेन के बाधित होने से कितने बड़े लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। खास करके आपको दिखाई देगा ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च है या वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या खासकर ईंधन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वह महंगी हो जाएंगी। अब वह महंगी होंगी तो इनका इम्पैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। और जो ईंधन के चलते जो इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा, वो तो अलग बात है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो वर्कर्स जो हैं कंपनियों को छोड़ के घर पे जा रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, सिलेंडर उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पे अस्थिरता फैली हुई है, सप्लाई चेन बाधित है। सप्लाई चेन बाधित होने के कारण नहीं आ पा रहा है, तो अभी केवल डोमेस्टिक लेवल पे ही आपको दिखाई देगा एक सिलेंडर, वो भी ओटीपी आ रहा है, उसके बाद जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब उसके अंतर्गत आपको ये भी दिखाई देगा कि प्रोटेस्ट अलग अलग शहरों में किया जा रहा है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं हाइक हुई है। आप बोलेंगे तो सैलरी इसी समय हाइक करवानी थी। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि सैलरी हाई के लिए इसलिए प्रोटेस्ट अब लोग कर रहे हैं, जो श्रमिक लोग हैं या जो कर्मचारी लोग हैं कंपनियों के। उसका कारण यह है कि मान लीजिए कि अगर 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार के आसपास उसका रूम रेंट और खर्चा पहले आता था, तो अब वह बढ़ के 15 हज़ार 14 हज़ार के आसपास हो जाएगा। एक बड़ा सा 14 लीटर वाला या 14 किलोग्राम वाला अगर आप सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो पहले जो 1000 में मिल जाता था, 1200 के आसपास में मिल जाता था, वो 4500 में ब्लैक में मिल रहा है। और चूंकि मजदूर या जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो माइग्रेंट होके आए हैं, तो सरकार या और भी जो लोग हैं वो तो यही समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल 1000 में ही मिल रहा है, जो सब्सिडी दी जा रही है और जो वहाँ पे ओटीपी आ रहा है उस हिसाब से मिल रहा है। लेकिन वो तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनका मुख्य रूप से कनेक्शन है, जिनको कनेक्शन मिला हुआ है, उनको ही मिल पा रहा है। बाकी जो माइग्रेंट होके वर्कर एक छोर से दूसरे छोर अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हुए हैं वहाँ पे काम के तलाश में, रोजगार के तलाश में, उनको वहाँ पे रिफिल तो मिला नहीं है, उनको वहाँ पे कनेक्शन तो मिला नहीं है, या कनेक्शन इस चक्कर में नहीं ले पाते हैं कि माइग्रेंट है, अस्थिरता है और एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो आपको पता ही है। तो उसके लिए वह इस समय डिपेंडेंसी उनकी किस पे हो जाएगी, जो छोटे वाले गैस होते थे या ब्लैक में जो गैस मिलते थे जो 14 किलोग्राम के आसपास, 14.5 किलोग्राम के आसपास, उस पर वह ब्लैक में पहले 1200 में मंगा लेते थे। अब उसकी जो है आपको पता होगा कि मांग ज़्यादा होने के कारण और सप्लाई बाधित होने के कारण उसका रेट हाइक हो गया है। और वैसे में प्रतिबंध भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है, तो बहुत लोग चोरी छिपे बेच रहे हैं, तो 4500 5000 में बेच रहे हैं। अभी छोटा वाला गैस आप जाइए भरवाने के लिए तो वह लगभग 300-400 रुपये केजी जो है भरा रहा है, वो भी 400 रुपया 300 रुपये केजी भी आपको टाइम पे उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है। तो जब मजदूर खाएगा नहीं या किसी कोई भी व्यक्ति हो जब खा नहीं पाएगा, तो सीधी बात है पहले उसका काम है, अगर खाएगा नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वर्क फोर्स में उसका काम नहीं लगेगा या वर्क फोर्स उससे नहीं हो पाएगी, ठीक ना, कार्यबल सीधे प्रभावित होगी। तो ये सारी चीज़ें कंसर्न है, इसी के चलते हाइक से। अब पहले बचत 1000 2000 5000 कर लेते थे, अब समझिए जिसकी सैलरी 15,000 14,000 है वह क्या बचाता होगा, क्या खाता होगा, क्या रहता होगा, कोई मतलब तो है नहीं उसका।
तो इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो सारे बहुत सारे शहरों में हो रहे थे, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको ये दिखाई देगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो सप्लाई बाधित हो रहा है, इसके चलते अब जो खिसियानी बिल्ली है वो अब चिल्लाना शुरू की है। ये खिसियानी बिल्ली अब चिल्लाएगी, है ना। हाँ, इसके पहले भी बहुत बार चिल्लाई, उसके बाद से समझौता के मोड़ पे गया, समझौता नहीं हुआ। अब दूसरा यह राग अलापेगी। अलापेगी का मतलब कि ये आप आसपास में आपको दिखाई देगा कि F-35B जेट्स हो गए, 15 जो वारशिप मेजर बैटल्स नाविक हैं उनको ये भेज चुका है अमेरिका वहाँ पे। अब ये हॉर्मुज में भेजा है किसके लिए, या तो कब्जा करने के लिए, या तो कब्जा करके यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, ताकि यहाँ पे जो माल आवागमन है वह प्रभावित ना हो। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव इस पे भी पड़ा है। इसके वहाँ भी जो कच्चे तेल के दाम है, हालांकि यह वेनेजुएला पे पूरा वेनेजुएला का कच्चा तेल जो है आपने अंडर ले लिया, हड़प लिया, आपको पता ही है, उसके बावजूद भी इसके वहाँ इसका भी प्रभाव दिखाई दे रहा है, हालांकि वैश्विक लेवल पे दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अच्छा, वही आप देखिए सामान्य से अगर छोटे सी दुकान पे जाइए जहाँ पे जैसे होटल्स वगैरह या कोई भी, तो वहाँ पे जो अगर गैस लेके आके वो बना के, जैसे जलेबी एक सामान्य राष्ट्रीय मिठाई है ना, उसको आप खरीदने जाएँ तो पहले 150-140 के आसपास मिलता था, किलो में बात कर रहा हूँ, अब 200 के आसपास हो गया, 210 के आसपास हो गया। कारण क्या है? मैदा का दाम नहीं बढ़ा है, जो कच्चे माल उसमें प्रयोग हो रहे हैं उसका दाम नहीं बढ़ा है, ईंधन के रेट के बढ़ने के कारण ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो सप्लाई चेन के बाधित होने के कारण ये चीज़ें आपको सीधे सीधे दिखाई दे रही है। लागत प्रेरित यह मुख्य रूप से, हालांकि सप्लाई चेन के कारण से अगर देखा जाता है तो संरचनात्मक कारण के कारण यह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा मुद्रास्फीति, जिसको मांग जनित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, बटन लेग भी इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तो इस संरचनात्मक भी एक चीज़, अब चूंकि भारत में गैस ईंधन होता नहीं है, यह आपको कारण दिखाई देगा। वैश्विक लेवल पे इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि केवल भारत पे ही ऐसा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरान ऑफिशियली अंडर वे जो है आपको दिखाई दे रहा है, भेजा है। वही चीज़ होगा, फिर वो ईरान उसमें मतलब चिड़ेगा, वहाँ से वो अपना अटैक करेगा, वहाँ से प्रतिक्रिया करेगा, भी प्रतिक्रिया होगा, फिर वही चीज़ें, संघर्ष का दौर फिर एक शुरू हो जाएगा, जैसे अभी कुछ समय पहले शुरू हुआ था और बीच में सीजफायर किया गया था, ठीक ना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी को लागू करने के लिए विमान वाहक पोत, विध्वंसक पोत, उभयचर पोत सहित 15 से अधिक युद्धपोत तैनात किए गए हैं, ताकि ईरानी बंदरगाह से जुड़े जहाज विशेष रूप से विशेष रूप से जो तेल टैंकर हैं उनको सुरक्षित रूप से वहाँ से आवागमन की सुविधा दी जा सके, ऐसे किया जा रहा है। अब समझिए कि उसके क्षेत्र में अगर ऐसा किया जा रहा है, शांति समझौता पे नहीं किया गया, इसका मतलब जबरदस्ती किया जा रहा है। अब उस स्थिति में वह प्रतिक्रिया देगा ही देगा। F-35B लाइटिंग 11 लड़ाकू विमान, याद रखिएगा यूएसए का है, यहाँ से आपसे मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जाता है प्रश्न, आपको मुख्य रूप से एग्जाम में या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो अमेरिकी नौसेना ने टास्क फोर्स का हिस्सा जो उभयचर हमलावर जहाज यूएसए त्रिपोली हो गया, आपसे पूछा जा सकता है त्रिपोली क्या है, F-13B किसका है, ये सब लड़ाकू विमान या MB-22 आस्प्रे ट्रिट्रोलर विमान ये ले जा रहा है वहाँ पे, यह तैनात करने के लिए, ताकि सुरक्षित रूप से जो सप्लाई चेन है वह मुख्य रूप से आवागमन सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक ना। अब इसमें ईरानी नौसेना और क्रांतिकारी गार्ड बलों ने विदेशी युद्धपोतों को बिना अनुमति के जल दमनमध्य जो है, या जो आपको दिखाई देगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट है, इसमें प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी दी है। अब फिर वही चीज़ें शुरू होंगी कि वह कहेगा कि हमारी संप्रभुता का खतरा है और ये यहाँ पे आ रहा है, तब समझौता की जो मोड़ है वो आपको सीधे नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे मतलब दोनों दो तरफ मुड़ता हुआ। अब दोनों दो तरफ जब मुड़ेगा तो समझौता होगा नहीं, वैश्विक स्थिरता और बढ़ती चली जाएगी। और यूएनए की बात जो है, यूएनओ की जो बात है, यूएनएससी की जो बात है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो हालत है जब से ट्रंप आए हुए हैं राष्ट्रपति बन के उसके बाद आप देखे होंगे कि उनकी हालत क्या है ना। टैरिफ लगाएं चाहे कुछ भी करें, वो तो शुक्र है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की वहाँ की सर्वोच्चता ज़्यादा है, तो वहाँ पे निर्णय दिया, उसके बाद से टैरिफ उसको कम करना पड़ा, नहीं तो उसकी जो वह किया हुआ था वैश्विक लेवल पे हालात, वह आपने सभी ने देखा ही कैसे किया हुआ था। तो वैश्विक शिपिंग बाधित यहाँ पे हो रहा है, राजनयिक गतिरोध भी हो सकते हैं, ठीक ना। संभावित परिदृश्य में देखा जाए कि लंबे समय से ये गतिरोध जारी है, लगभग 28 फरवरी से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जिसमें तेल बाजार में झटका देखने को मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। वही होगा, जब तक इसका समझौता नहीं होगा, जब तक यहाँ इसका सुलह नहीं होगा, तब तक आने वाले समय में ये संकट बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा और इसका इम्पैक्ट वैश्विक लेवल पे सभी देशों पे पड़ने वाला है। वो अलग बात है, किसी पे थोड़ा सा कम पड़ेगा, किसी पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा प्रभाव, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।